नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी के इस सीरीज में कक्षा 9 की ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी का आज का हमारा चौथा चैप्टर है। पिछले 3 चैप्टरों को हमने अच्छे से पढ़ा तथा उन्हें समझा और इसी कड़ी में आज हमारा अगला चैप्टर है जो कि जलवायु से संबंधित है। पिछले के तीनों जो चैप्टर हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देखिए ताकि एक लिंक बना रहे और सब्जेक्ट को समझने में, इंडियन ज्योग्राफी का एक बेस तैयार करने में आपको काफ़ी सहायता हो। तो चलिए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का जो विषय होगा वह इंडियन जो क्लाइमेट होगा उससे संबंधित होगा। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किस क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। यानी कि यदि किसी क्षेत्र को समझना हो, वहाँ के पर्यावरण को समझना हो, तो वहाँ की स्थलाकृति और वहाँ का अपवाह तंत्र इसका सूचक होता है कि यहाँ का जो प्राकृतिक पर्यावरण है वह किस प्रकार है। इस जो अध्याय जो आज का हमारा अध्याय है, इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है जलवायु, उसमें हम अपने देश की जो वायुमंडलीय अवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी बातों को हम इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी कि लगभग 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु होता है। यानी कि जलवायु क्या होती है, एक किसी क्षेत्र में, यानी कि जो कोई एक क्षेत्र होगा, कोई एक विशाल क्षेत्र होगा, भूभाग होगा, जिसमें लंबे वर्ष से हमारा तात्पर्य लगभग 30 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान वहाँ की जो मौसमी दशा है तथा उनकी जो विविधता है, मौसमी जो दशाएं हैं तथा उनमें जो अलग अलग विविधताएं हैं, उन्हीं सब का योग मिलकर एक जो दशा बनती है उसी को हम जलवायु कहते हैं। यानी कि काफ़ी लंबे समय से जो एक मौसमी दशा किसी क्षेत्र में बनी रहती है उसी को हम जलवायु कहते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। मौसम से हमारा तात्पर्य है किसी विशेष क्षेत्र में जो कम समय के लिए जो वायुमंडलीय दशा उपस्थित होती है उसी को हम मौसम कहते हैं। जैसे कभी वर्षा का मौसम होता है, कभी ठंडी का, कभी गर्मी का। तो ये मौसम कम समय के लिए होते हैं तथा लगातार बदलते रहते हैं, तो उसको हम मौसम बोलते हैं। जो मौसम है और जो जलवायु है उसके जो तत्व होते हैं, जो उसके एलिमेंट होते हैं वह समान होते हैं। जैसे तापमान हो गया, वायुमंडलीय प्रेशर हो गया, पवन हो गई, आर्द्रता ह्यूमिडिटी हो गई तथा वर्षण, ये सभी जो है वो मौसम तथा जलवायु के ही एलिमेंट होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है। कभी देखते हैं कि कभी ठंड लगने लगती है, कभी गर्मी का अत्यधिक जो होता है महसूस होता है, और कभी कभी देखते हैं कि बारिश भी होने लगती है। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि मौसम दिन में भी कई बार बदलता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत,
असमान बादलों से घिरा असमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। जो महीने होते हैं उनको उनकी वायुमंडलीय अवस्था जो बदलती रहती है उसके आधार पर ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। ये सभी जो है एक मौसमी दशा के अंतर्गत किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय स्थिति को दर्शाते हैं। यानी कि मौसम जो होता है वह लघु समय के लिए किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा होती है और उसी क्षेत्र के लिए यदि लगभग 30 वर्षों से जो वायुमंडलीय दशा एक समान बनी रहती है उसी को हम जलवायु बोल देते हैं। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु कौन सी है तथा वह ऐसी क्यों है। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह अरबी शब्द के मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन से है। जो मानसून शब्द हम लोग लगातार सुनते हैं कि मानसून शब्द क्या है तथा इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, तो मानसून एक अरबी शब्द से लिया गया है जिसका मूल शब्द है, जिसका अर्थ मौसम होता है। मानसून का अर्थ ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो वायु की दिशा होगी वह कम से कम वर्ष में 2 बार पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि ऋतुओं के अनुसार वायु की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को मानसून कहा जाता है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, यानी कि जो भारत की जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। जो भारत में जलवायु, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है तथा इसकी जो जलवायु है वह मानसूनी प्रकार की जलवायु है और यह जो मानसूनी प्रकार की जलवायु है वह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु जो स्थिति है वह स्पष्ट उसमें भिन्नता दिखाई देती है। यानी कि जगह जगह जैसे दक्षिण भारत में देखा जाए तो अलग प्रकार की जलवायु दिखाई देती है, उत्तर भारत में अलग और मिडिल इंडिया जो है उसमें अलग प्रकार की एक जलवायु दिखाई देती है। परंतु इनका जो सम्मिलित योग है वह कुल मिलाकर मानसूनी जलवायु ही है, परंतु इसे प्रादेशिक स्तर पर एक सूक्ष्म विभाजन इसमें किया जाता है। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता होती है। यानी कि जो किसी स्थान पर तापमान हो गया या वर्षण हो गया उसमें किस प्रकार से चेंज आता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसको हम निचले पैराग्राफ में देखने का प्रयास करते हैं। गर्मियों में जो है राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेंटीग्रेड जो 50 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 सेंटीग्रेड रहता है। इसी मौसम में जैसे गर्मियों के मौसम में यदि देखें तो राजस्थान का जो मरुस्थल है थारका, वहाँ का तापमान लगभग 50 सेंटीग्रेड पहुँच जाता है और उसी समय पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो तापमान होता है वह 20 सेल्सियस तक ही रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में जो तापमान होता है वह लगभग -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम जो दक्षिण भारत में है वहाँ का तापमान उसी मौसम में 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह भारत में स्थानिक जो मौसम में विभिन्नता है, जलवायु में जो विभिन्नता है, विविधता है,
उसको दर्शा रहा है कि किस प्रकार एक ही महीने में एक ही जो ऋतु है उसमें किस प्रकार स्थान से स्थान में अलग अलग तापमान की जो मात्रा है वह बदलती जा रही है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है। थार के जो मरुस्थल है दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि उसी जो रात है वह नीचे गिरकर 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी देखा जाता है कि एक ही स्थान पर जो टेम्परेचर की कन्वर्टिबिलिटी रहती है, परिवर्तनशीलता रहती है, जो उसकी बहुत अत्यधिक होती है। देखा जाता है कि दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, क्योंकि जो स्थल भाग है वह अत्यधिक मात्रा में बहुत जल्द गर्म हो जाता है, और रात में जब पृथ्वी अपनी ऊर्जा को दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ती है तो जल्दी ही वह ठंडा हो जाता है, जिसके कारण तापमान अत्यधिक गिर जाता है। परंतु जो समुद्री क्षेत्र होता है, समुद्र के आसपास महासागरीय तटीय क्षेत्र जो होते हैं, उनकी जो जलवायु की स्थिति है वह भिन्न होती है। समुद्र जो होते हैं वह अपनी जो ऊर्जा लिए रहते हैं, उनमें जो एनर्जी रहती है वह अचानक में या जल्दी से नहीं छोड़ देते हैं, इसलिए उनका जो तापमान होता है वह बहुत देर तक सम बना रहता है। वे ना तो अत्यधिक जल्द गर्म हो जाते हैं और ना ही अत्यधिक जल्दी ठंडा हो जाते हैं स्थल भागों की अपेक्षा। तो इसी कारण केरल तथा अंडमान जो कि निकोबार जो कि सागरीय जलवायु के आसपास स्थित हैं, उनके जो दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर नहीं देखा जाता है। अब स्थान से स्थान पर परिवर्तन होने पर तापमान किस प्रकार बदलता है उसको हमने देखा। अब देखते हैं कि जो वर्षा की मात्रा है वह किस प्रकार से बदलती है। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता है। जगह जगह पर देखा जाता है कि वर्षा एक समान नहीं होती, जैसे कि और उनका जो रूप भी होता है वह एक समान नहीं होता है। कहीं पर वह वर्षा जो वर्षण होता है वह ओस के रूप में होता है, कहीं कहीं पर पाले के रूप में होता है, कहीं पर भारी बरसात होती है। इस प्रकार से वर्षण के अलग अलग रूप होते हैं और वह स्थान से स्थान पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। और न ही इनके रूपों में अंतर होता है बल्कि इनकी मात्रा में भी अंतर होता है, जो कि हम आगे देखते हैं। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष जो भाग है यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। हमने देखा कि किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्षा का जो रूप है वह बदलता है, और न केवल वर्षा का रूप बदलता है, वर्षा की मात्रा भी बदलती है। भारत के ही हिस्से में मेघालय में लगभग जो वार्षिक वर्षा होती है वह 400 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है, परंतु लद्दाख और जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। देश के अधिकतर भाग में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ हिस्सों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। देखा जाता है कि भारत में जो वर्षा का ऋतु होता है वह जून से लेकर सितंबर तक ही माना जाता है, यह वर्षा का पीरियड होता है। परंतु तमिलनाडु का जो तट है वहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में भी वर्षा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मानसून लौटता है तो लौटते मानसून के कारण जो वर्षा होती है वही अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु के तट पर हो जाती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। यह क्यों होता है? अभी हमने बताया कि जो सागरीय क्षेत्र होता है वह सम जलवायु वाला होता है, वह ना तो अत्यधिक जल्द गर्म होता है और ना ही अत्यधिक जल्द ठंडा होता है, इसलिए यहाँ के तापमान में जो अंतर होता है वह बहुत कम होता है। देश के आंतरिक जो भाग में मौसमी एवं ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। जो आंतरिक भाग है वो उसमें महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसमें स्थल की मात्रा अत्यधिक होती है जो कि सूर्य से प्राप्त उष्मा के द्वारा अत्यधिक जल्द ही गर्म हो जाता है।
परंतु वह ठंडा भी अत्यधिक जल्दी होता है, जिससे वहाँ की जो आंतरिक भाग है उसमें जो मौसमी अंतर होता है वह अत्यधिक पाया जाता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यह भिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकारों में दिखती है। जो वर्षा की मात्रा है वह किस प्रकार से अपना रूप अलग अलग स्थानों में बदलती रहती है। न केवल रूप बदलती है बल्कि वर्षण के मात्रा में भी बदलाव आता है। उत्तरी मैदान में देखते हैं कि पूर्व की ओर जैसे बिहार हो गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, इधर वर्षा कुछ ज़्यादा होती है, परंतु जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती है। वर्षा की मात्रा कम होने से लोगों के खान पान पर भी असर पड़ता है। लोगों की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है, लोगों का पहनावा, लोगों की संस्कृति, लोगों के त्यौहार इत्यादि भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति जलवायु से अत्यधिक रूप से जुड़ी हुई है। राजस्थान के घरों की जो दीवार है वह मोटी तथा छत जो है वह चपटी क्यों होती है। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलौर में जो ढाल वाली छत क्यों होती है। असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं। इन सब पर जो प्रभाव है वह सिर्फ जलवायु का ही प्रभाव है। जैसा कि हमने देखा कि जलवायु अत्यधिक रूप में लोगों के जीवन में विविधता लाती है तथा उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकारों में जो है वह परिलक्षित होती है कि किस प्रकार जो मौसमी दशा है वह लोगों के रहन सहन को प्रभावित कर रही है। तो ये सब जो दशाएं हैं ये मौसम के कारण ही होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। जलवायु जो नियंत्रण है उसको देखते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार से किन कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है उसको इस पैराग्राफ में देखने का प्रयास करते हैं तथा उसे समझते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु जो है उसको नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख कारक होते हैं। पहला है अक्षांश। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है वो हमने अपने पहले चैप्टर में देखा था कि यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी जैसे ये इधर देख लीजिए, जैसे ये पृथ्वी हो गई, इसमें जो ये लंबवत रेखाओं का जो जाल होता है इन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनका जो प्रभाव है वह जलवायु विशेषता पर अत्यधिक रूप में पड़ता है। तो पहला है अक्षांश, दूसरा है तुंगता यानी एल्टीट्यूड, ऊंचाई, वायुदाब और विंड सिस्टम, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। ये 6 कारक हैं जो जलवायु को, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अब आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत जो वृत्त होता है, जो विषुवत रेखा है, उससे ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता है। यानी कि जो पृथ्वी है वह गोलाई के कारण इसमें जो सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। जैसे कि सूर्य हम जानते हैं कि कर्क और मकर रेखाओं के मध्य रहता है, परंतु जो उच्च अक्षांश है जैसे कि 66 डिग्री, 67, 70 डिग्री, 80 डिग्री जो अक्षांश के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य की जो सूर्यातप है, सूर्य की जो एनर्जी है वह बहुत कम मात्रा में पहुँच पाती है, जिस कारण वहाँ का तापमान कम रहता है। विषुवत रेखा से जब जिस प्रकार हम ध्रुवों की ओर, दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, तापमान में गिरावट देखी जाती है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। हमने देखा कि अक्षांश किस प्रकार से सूर्यातप के माध्यम से जलवायु को प्रभावित कर रहा है। ऊंचे अक्षांशों में कम सूर्यातप प्राप्त होगा जिससे ठंडी जलवायु रहेगी, और
फिर हमने देखा कि ऊंचाई किस प्रकार से, तुंगता जो है वो किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित कर रही है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, वायु की जो सघनता है, उसकी डेंसिटी है वह कम होती है तथा उस तापमान में भी गिरावट आती है, जिसे नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहा जाता है, जो जिसे एडवांस ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। यह एक कॉन्सेप्ट है जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है हमारी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। परंतु यहाँ हम इतना ही समझ लेते हैं बेसिक लेवल पर कि पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में गिरावट होती है। यह गिरावट 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यह सामान्य ताप पतन दर इसको बोलते हैं। यह क्यों होता है, इसे जब हम एडवांस ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हमने समझा कि ऊंचाई किस प्रकार से जलवायु पर नियंत्रण करती है। अब आगे देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र का वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर तथा वहाँ पर जो चलने वाली हवाएं हैं उनका जो एक संपूर्ण तंत्र है उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी कि कौन से स्थान पर यानी किस अक्षांश पर उच्च अक्षांश होगा तो वहाँ कैसा जो वायुदाब रहेगा वह किस प्रकार का रहेगा, लो रहेगा या हाई रहेगा। वहाँ जो विंड का सिस्टम होगा वह किस प्रकार रहेगा, तो इत्यादि जो हैं वह अक्षांश तथा ऊंचाई पर भी निर्भर करते हैं। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता है, यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। जैसा कि दिया गया है कि जो समुद्र होता है वहाँ पर जलवायु सम प्रकार की होती है। जैसा कि हमने इसी वीडियो में पहले ही बताया कि जो सागर होता है, समुद्र होता है, वह सूर्य से ली गई ऊर्जा को बहुत जल्द छोड़ नहीं देता है या बहुत जल्द ही वह गर्म नहीं होता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में एक सम मौसम बना रहता है। इस क्षेत्रों में ना तो जल्दी ऊर्जा घटती है और ना ही जल्दी ऊर्जा बढ़ती है, जिस कारण तापमान जो इसका है वह सम बना रहता है। तो समुद्री जो क्षेत्र होता है उसके आसपास का जो इलाका होता है वहाँ पर जलवायु अत्यधिक सम होती है, उनमें अत्यधिक परिवर्तन नहीं होता है। परंतु जैसे जैसे दूरी समुद्र से बढ़ती जाती है वैसे वैसे विषम मौसमों की जो स्थिति है वह देखी जाती है। इसे महाद्वीपीय अवस्था, इसे जो आंतरिक क्षेत्र होता है उसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महाद्वीपीय अवस्था क्या होती है हमने बताया, एक बार उसको फिर से हम रिपीट करते हैं। जो स्थलीय भाग होता है वह सूर्य के द्वारा जो सूर्यातप होता है वह बहुत जल्द तथा अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करके गर्म हो जाता है। परंतु जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी दीर्घ तरंगों के माध्यम से विकिरण कर देती है, जिससे जो स्थल खंड होता है, आसपास की जो वायु होती है वह अत्यधिक ठंड हो जाती है, जिस कारण दिन में अत्यधिक तापमान रहता है परंतु उसी स्थान पर रात में तापमान अत्यधिक नीचे भी गिर आता है। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। अब देखते हैं महासागरीय जो धाराएं, महासागरों में जो चलने वाली धाराएं होती हैं वह किस प्रकार से जलवायु को नियंत्रित करती हैं। महासागरीय जो धाराएं हैं समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। जैसे कि समुद्र में जो धाराएं चलती हैं, यदि वह धाराएं ठंडी हो या गर्म हो, दो ही प्रकार की धाराएं होंगी। यदि वह
जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस तटीय क्षेत्र में जा रही हैं, तो उस क्षेत्र के मौसम को, उस क्षेत्र के तापमान को वे उसी रूप में प्रभावित करेंगी। यदि गर्म जलधारा रहेगी तो उस क्षेत्र में गर्मी अत्यधिक बढ़ा देगी, जिससे कि वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि वर्षा की मात्रा इसलिए बढ़ेगी, संवहन धाराएं उठने लगेंगी और संघनन होगा, जिससे वर्षा होगी। यदि ठंड जलधारा होगी तो वायुदाब जो है वह अत्यधिक हो जाएगा, जिससे हवा ऊपर नहीं उठ पाएगी और वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने समझा कि किस प्रकार से जो महासागरीय धाराएं हैं वो भी जलवायु को नियंत्रित करती हैं। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका। उच्चावच का तात्पर्य रिलीफ से होता है कि जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान, कहीं पे पठार तथा कहीं पे जो तटीय मैदान है, इस प्रकार की जो एक सिस्टम बनता है उसी को हम उच्चावच कहते हैं। तो उच्चावच भी जो क्लाइमेट में है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके निर्धारण में। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में जो होते हैं वो सक्षम अगर हों, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा के कारण बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुखी ढाल पर अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। इसे समझते हैं कि यह पैराग्राफ क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कोई यदि पर्वत है, यदि इधर से मानसूनी हवाएं आ रही हैं तो ये पर्वत इन हवाओं को रोकेगा और इन्हें ऊपर उठा देगा इस प्रकार से, और ये ऊपर जाकर संघनित होंगी और इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा करेंगी। परंतु ये जो क्षेत्र रह जाएगा पवन विमुखी, यानी ये पवन मुखी हो गया क्योंकि इधर से पवन आ रही है, और ये जो क्षेत्र हो गया ये पवन विमुखी हो गया, यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होगी। तो इस प्रकार से जो पर्वत है वो किस प्रकार से जलवायु को, वर्षा को प्रभावित करता है यह हमने देखा। अब आइए चलते हैं आगे। अब भारत की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले, भारत की जलवायु के संदर्भ में हम इन्हीं 6 कारकों को देखते हैं पुनः कि भारत की जलवायु को ये 6 कारक किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने क्या इन 6 कारकों में देखा था? सर्वप्रथम हमने अक्षांश को देखा था कि अक्षांश किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करता है। ऊपर हमने अत्यधिक अच्छे से समझ लिया है, जिससे अब हमें समझने में अत्यधिक आसानी होगी कि अक्षांश किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करता है, ऊंचाई कैसे करती है, वायुदाब कैसे करता है, पवन कैसे करता है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए देखते हैं अक्षांश कैसे भारतीय जलवायु को प्रभावित कर रहा है। कर्क वृत्त जो होता है, कर्क वृत्त 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसको कर्क वृत्त बोलते हैं। देश के मध्य भाग, जो कि हमने पहली कक्षा में शायद इसके बारे में बताया था, यदि आपने उस कक्षा को न देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे जाकर पुनः देखिए। तो जो कर्क रेखा है वह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के जो कर्क वृत्त है उसके दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है वह उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ये उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, इसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह एक एडवांस ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वह है, परंतु यहाँ पर यह आ गया है तो सुविधा के लिए, ताकि आपको कनेक्ट करने में सुविधा हो, इसलिए हम समझते हैं। जैसे ये पृथ्वी हो गई और ये हो गया 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है। अब यहाँ पर इसमें जो एक कर्क रेखा है और इधर जो मकर रेखा है, इन दोनों का ये जो क्षेत्र है यह अत्यधिक गर्म रहेगा, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति रहेगी वह वर्ष भर इन्हीं अक्षांश रेखा और इन्हीं क्षेत्र में रहेगी। तो यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होता है, जिस कारण इसे उष्ण कटिबंधी कहते हैं। उष्ण कटिबंधी कहते हैं इस क्षेत्र को। और जब हम
यहाँ से लगभग 66.5 डिग्री तक जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र बनता है इसे हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर इसके अपेक्षा इस क्षेत्र का मतलब ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसकी अपेक्षा तापमान में कमी रहती है, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति होती है वह उष्ण कटिबंधों के अत्यधिक नज़दीक होती है और इन क्षेत्रों के अत्यधिक नज़दीक नहीं होती, अपेक्षाकृत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के। तो इस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं और उपोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं उसको हमने समझा। ये जो क्षेत्र है यह पूर्ण रूप से अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही प्रभावित होते हैं। तो किस प्रकार, जो एक भारत में ही एक हिस्से में गर्म जलवायु परंतु एक हिस्से में उससे थोड़ा नम जलवायु, ठंडी जलवायु पाई जाती है, वह अक्षांशों का ही प्रभाव है। चलिए चलते हैं आगे कि ऊंचाई भारतीय जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का जो तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। जो ये भारतीय उपमहाद्वीप का जो ये ऊपरी क्षेत्र है इसको हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो हिमालय की स्थिति इस प्रकार से है, जिसे हमने भारतीय क्षेत्र का जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन था उसमें अत्यधिक विस्तृत तरीके से देखा था। इस क्षेत्र में एक हिमालय पर्वत है जिसकी जो औसत ऊंचाई है वह 6000 मीटर है, और जो इधर वाला साइड है साइबेरियन साइड, जो इस साइड में है रसिया की तरफ, वहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उन हवाओं को यह हिमालय जो है वह रोक लेता है और भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र जो है वह अत्यधिक ठंड के आने के चपेट से बच जाता है। और इसी प्रकार से यह जो हिमालय है वह दक्षिण से आने वाली जो हवाएं होती हैं उनको रोककर वर्षा कराता है। तो ऊंचाई किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित कर रही है यह हमने देखा। अब भारतीय जलवायु को वायुदाब तथा पवन किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत में जलवायु तथा मौसम संबंधी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब तथा धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये जो तीनों टर्म हैं इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये तो एडवांस ज्योग्राफी के टर्म है, परंतु यहाँ पर आए हुए हैं तो कुछ कारणवश ही आए होंगे ताकि आप एक बेसिक समझ बना सकें, और इन टर्म को हम बेसिक स्तर पर भी अभी बताने का प्रयास करेंगे। जब हम एडवांस ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इनका विस्तृत जो रूप होता है, इनका विस्तृत मैकेनिज्म हम समझाएंगे, परंतु यहाँ पर इनके बेसिक को हम समझ लेते हैं। तो जो वायुदाब एवं धरातलीय पवनें हैं वह किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं उसको नीचे पैराग्राफ में देखते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यह पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध तथा उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। इस पैराग्राफ को देखते हैं तथा समझते हैं। इस पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्दावलियां हैं जिन्हें आपको समझने में
अभी दिक्कत हो रही है, परंतु इसे हम एक्सप्लेन करते हैं आसान भाषाओं में। जो भारत है वह उत्तर पूर्वी व्यापारिक जो पौने हैं उनके क्षेत्र में आता है। अब ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने क्या हैं, इनको हम पहले समझ लेते हैं ताकि कनेक्ट करने में हमें आसानी हो। जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। इन क्षेत्रों में जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, यह आप जानते होंगे क्योंकि इसे हमने अपनी पहली कक्षा में बताया था। तो इस कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर एक हवा चलती है, इस दिशा में, इस टाइप में। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह दक्षिणी पूर्व से उत्तरी पश्चिम की दिशा की ओर इस दिशा में इस प्रकार से चलती है। इसकी स्थिति जो है वह वर्ष भर रहती है, इन्हें अस्थाई पौने कहा जाता है। तो इन्हीं अक्षांशों के मध्य इसी डायरेक्शन में जो हमने अभी बताया, इस प्रकार से जो हवाएं चलती हैं उसे ही हम व्यापारिक हवा कहते हैं। अभी इतना ही समझिए, जब एडवांस ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से इस टर्म को समझाएंगे। परंतु यहाँ पर समझिए कि इन्हीं अक्षांशों के बीच कर्क रेखा और जो मकर रेखा है उनके मध्य उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक जो हवाएं चलती हैं, उनकी उत्तरी गोलार्ध में उनकी दिशा जो होती है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ऐसा कोरियालिस फोर्स के माध्यम से होता है। कोरियालिस फोर्स जो होता है वह हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है। इसे अभी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ हमने यह समझा। अब सामान्यतः इन पवनों में नमी की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं और एवं बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं क्यों। हमने अभी देखा कि जो भारतीय क्षेत्र है वह व्यापारिक पवनों में के जो क्षेत्र में आता है, और यह भी जाना कि व्यापारिक पवनें शुष्क होती हैं। तो भारत को टेक्निकली तो शुष्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। परंतु उसके पहले कोरियालिस फोर्स को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोरियालिस फोर्स है क्या। क्योंकि अभी हमने देखा कि व्यापारिक पवनें कोरियालिस फोर्स के प्रभाव के माध्यम से ही उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। तो देखते हैं कोरियालिस फोर्स क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। इसे फेरल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, ये जैसे पृथ्वी हो गई, यह इस प्रकार से घूर्णन कर रही है और घूर्णन करते समय जो हवाएं हैं वह स्थलीय भागों का साथ नहीं दे पाती, जिस कारण ये पीछे छूट जाती हैं इस प्रकार, जिससे इनकी दिशा यह हो जाती है। तो इसी मैकेनिज्म को जो है वो कोरियालिस महोदय ने बताया, इसलिए इसे कोरियालिस फोर्स कहा जाता है। इन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में यदि आप मान लीजिए कि विषुवत रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में खड़े हो जाएंगे, तो जो उत्तरी गोलार्ध से आने वाली हवाएं होंगी वह आपके बाहिने तरफ, अगर आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो हवाएं आपके जो है वो दाएं हाथ की तरफ से घूम कर जाएंगी। और इसी प्रकार यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में मुंह दक्षिण की ओर करके खड़े हो जाएंगे तो जो दक्षिण की दिशा से उत्तर की दिशा की ओर आने वाली हवाएं होंगी वह आपके दाहिने हाथ की तरफ से जाएंगी। जैसे इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं जिससे आसानी होगी आपको कि कोरियालिस फोर्स है क्या। यह क्लाइमेट को समझने में आपकी अत्यधिक
जो है वो सहायता करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे यदि कोई हवा इस दिशा में आ रही है तो उसे इसी दिशा में आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वह घूर्णन कर रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वह जब इधर आएगी तो घूर्णन के कारण वह उत्तरी गोलार्ध में इस दिशा की ओर इस प्रकार ऐसे मुड़ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में वह जैसे दक्षिण की ओर से कोई आने वाली हवा है वह इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो इसी मैकेनिज्म को कोरियालिस फोर्स कहा जाता है। कोरियालिस फोर्स को हमने समझा। अब देखते हैं कि भारत व्यापारिक क्षेत्र पवनों के क्षेत्र में होने के बावजूद भी शुष्क क्यों नहीं है। भारत की वायुदाब तथा पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्व भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो भारत की स्थिति है, देखते हैं कि भारत शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। हिमालय के उत्तर में हाई प्रेशर होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। और जो ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया यानी कि एशिया का जो आंतरिक भाग है उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब उत्पन्न होता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की जो दिशा वह पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाती है एवं मुड़ते हुए जो है भारतीय महाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागर के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का मुख्य घटक जेट धारा है। पहले हम इस पैराग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं कि यह पैराग्राफ क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। यह संपूर्ण पैराग्राफ भारतीय मानसून को बताने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय मानसून किस प्रकार से ठंडी यानी जो शीत ऋतु में शुष्क परंतु जो गर्मियों की ऋतु होती है उसमें वर्षा का मौसम होता है, आर्द्र होती हैं, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम इससे समझने के लिए एक डायग्राम ड्रा करते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि ये भारतीय क्षेत्र है और इधर साइड में महासागरीय क्षेत्र है। ये संपूर्ण हिंद महासागर है। तो इसे हम अलग अलग ऋतुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम शीत ऋतु में देखते हैं कि शीत ऋतु की स्थिति क्या होती है। जब शीत ऋतु की स्थिति को हम देखते हैं जो शीत ऋतु होता है इधर पूरा स्थलीय भाग है। इस तरफ शीत ऋतु में यह अत्यधिक ठंडा हो जाता है जिस कारण इस क्षेत्र में जो है वह हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और ये जो महासागरीय क्षेत्र है इधर
लो प्रेशर जोन हो जाता है। इधर लो प्रेशर होता है और इधर हाई प्रेशर होता है। और हमें पता है कि जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो शीत ऋतु में ये उत्तरी क्षेत्रों में हाई प्रेशर बनता है, यहाँ लो प्रेशर, तो हवाएं इस दिशा में चलेंगी और इस दिशा में चलेंगी और ये हवाएं स्थलीय भागों से आ रही हैं, जिस कारण इनमें नमी की मात्रा नहीं होगी और ये भारत में वर्षा नहीं दे पाएंगी। इसीलिए भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती। परंतु यदि ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यह स्थिति पलट जाती है। इस क्षेत्र में हाई प्रेशर हो जाता है, इस क्षेत्र में लो प्रेशर हो जाता है और हवाएं इस दिशा की ओर चलती हैं और ये हवाएं समुद्र के ऊपर से आती हैं, जिससे पर्याप्त नमी होती है और भारत में अत्यधिक वर्षा का कारण बनती है। तो इस प्रकार हमने समझा कि भारत में वर्षा कैसे होती है, मानसून किस प्रकार से आता है, इत्यादि को समझने के बाद देखते हैं आगे। यहाँ पे जेठ धारा का नाम आया है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले जान लेते हैं कि जेठ धारा होती क्या है। यह एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराओं को पहचाना गया है। इनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशी एवं उपोष्ण कटिबंधी जेठ धाराएं हैं। जो जेठ धारा होती है यह वायुमंडल में ऊपरी जो क्षोभ मंडल जो हमारी वायुमंडल है उसका जो सबसे निचला जो हिस्सा है, जो निचली परत है, उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। उस क्षोभ मंडल में जो सब क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा होती है वहां पर पश्चिम दिशा की ओर पूर्व से इधर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार से एक सकरी पट्टी के रूप में जो है वो जेठ धाराएं चलती हैं। और यही जो जेठ धाराएं हैं ये भारतीय मानसून को अत्यधिक रूप में प्रभावित करती हैं। कैसे, अभी देखते हैं। हम पहले जेठ धाराओं को समझ लेते हैं। ये इनकी जो खोज है वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इनकी गति अत्यधिक होती है। ये गर्मियों में 110 परंतु ठंडियों में जो है उनकी गति अत्यधिक बढ़ जाती है। जेठ धारा जो होती है यह लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधी पश्चिमी जेठ धारा कहते हैं। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। यानी कि जो जेठ धारा है, जो उपोष्ण कटिबंधी पश्चिमी जेठ धारा है, जो 27 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है, यह ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर भारत में जो हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है उस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, यानी बहती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तर चली जाती है। एक पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधी पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। इस पैराग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो जेठ धारा है वह भारतीय जो जलवायु है उसको प्रभावित करती है। उसे हम इस मैप में अत्यधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये हिस्सा देखिए, ये भारत का हिस्सा है। इधर साइड में इधर हिमालय है, ये तिब्बत का पठार दिख रहा है और इसी क्षेत्र में जो है वह जेठ धारा चलती है। ये जेठ धाराएं हैं। इस प्रकार ये बीच में हिमालय के पड़ने के कारण ये दो भागों में बढ़ जाती हैं। तो अभी हमने देखा कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जब यहाँ पे तापमान बढ़ता है, ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र में तापमान बढ़ता है, तो यह जो जेठ धारा, ये वाली जेठ धारा आ रही है, यह यहाँ से गायब होकर
उत्तरी क्षेत्र में सिर्फ इधर बहने लगते हैं, परंतु शीत ऋतु में यह धारा पुनः इस भारतीय क्षेत्र में भारत के उत्तरी मैदानों में तराई वाले क्षेत्रों में बहने लगती है। यह जो है वह किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। शीत ऋतु में जैसा कि हम जानते हैं कि यह धारा जो है वह इस क्षेत्र में आ जाती है और इस धारा के इस क्षेत्र में आने से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस क्षेत्र में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और हवाओं की दिशा जो है वह इस प्रकार हो जाती है जिससे वर्षा नहीं होती। परंतु ग्रीष्म ऋतु में हमने देखा कि यह धाराएं यहाँ से गायब हो जाती हैं, यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र से ग्रीष्म ऋतु में गायब हो जाती हैं, जिससे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने से इधर हवाएं आती हैं और महासागरीय भाग से आने के कारण यहाँ पे पर्याप्त वर्षा करती हैं। तो इन धाराओं को हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित कर रही हैं। इस पैराग्राफ में हमने यह समझा कि किस प्रकार से जो वायुदाब है, पवन तंत्र है, वह किस प्रकार से भारतीय जलवायु को प्रभावित कर रहा है। जेट धाराएं क्या होती हैं? जेट धाराएं भारतीय जो मानसून होता है, भारत में वर्षा होती है, उसको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। और यहाँ पे अभी हमने एक देखा कि ये जो जेट धाराएं होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं और इन्हीं जेट धाराओं से जो पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। तो पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ क्या होता है उसे हम समझ लेते हैं कि पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ क्या होता है। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह यानी जो जेट धारा होती हैं उनके कारण होता है। ये प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून के महीने के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह यानी पूर्वी जो जेट स्ट्रीम होती है के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? यह जो है वह पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में जानकारी देता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, इससे संबंधित हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे बनते हैं या क्या होते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसे आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ को हम समझ लेते हैं। जैसे कि जो यूरोपीय क्षेत्र में इधर साइड जो भूमध्य सागर है, जब जेट स्ट्रीम इस पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आती हैं तो इस क्षेत्र में बने चक्रवातों को अपने साथ लेकर आती हैं जो कि शीत ऋतु में, और ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करके, जैसा कि हमने देखा कि शीत ऋतु में जो जेट स्ट्रीम इधर से आ रही है वह उत्तर भारत में बहती है शीत ऋतु में, और यही जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में अपने साथ भूमध्य सागरीय चक्रवातों को साथ लाती है और शीत ऋतु में वर्षा करती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ठंडियों में जनवरी फरवरी इत्यादि के महीने में वर्षा होती है, उस समय तो मानसून नहीं रहता है, तो फिर यह वर्षा क्यों होती है? तो उस वर्षा के होने का यही कारण है। जेट स्ट्रीम के माध्यम से जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न चक्रवात वह भारतीय क्षेत्र में आकर उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा प्रदान करते हैं। इसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने उन सभी कारकों को लगभग समझ लिया जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं, और वे कारक 6 कारक भारतीय जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसको भी विस्तृत रूप में समझा। अब आज के इस सेशन में इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं तथा इस चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा अगले वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे चैप्टर के बचे हुए हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।